स्वागत है आपका आर्यन क्लासेज के ऑनलाइन चैनल पे। देखिए स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे हैं 12th क्लास की। किसकी बात कर रहे हैं? 12th क्लास की। देखिए बेटा, सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस के बारे में अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में हम लोग संविधान की विशेषताएं और संविधान से संबंधित जितने भी अध्याय थे हमारी पुस्तक में, उन सभी का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब संविधान के बाद जो थर्ड इकाई है, 2 इकाई हम पढ़ चुके हैं खंड ब की। तीसरी इकाई है जो है भारतीय राजनीति के समक्ष चुनौतियां, कि भारतीय राजनीति के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो भारतीय राजनीति के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनमें सबसे पहले जिसका हम अध्ययन करेंगे वो बेटा जातिवाद होगी। क्या होगी? जातिवाद। क्योंकि समाज में ऊंच नीच का भेदभाव आज भी बहुत सी जगह दिखाई देता है। सांप्रदायिकता का भाव, तो जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, गठबंधन की राजनीति, ये सब राजनीति के समक्ष क्या है? चुनौतियां हैं। राजनीति के समक्ष जो चुनौतियां हैं कौन कौन सी है? जातिवाद और सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और भाषावाद, आतंकवाद, अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, गठबंधन की राजनीति। इन सभी में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या कोई समूह या समुदाय अपने देश हित से भी ज़्यादा अपने जात, क्षेत्र, भाषा आदि को महत्वपूर्ण तवज्जो देता है तो वो क्षेत्रवाद कहलाता है, भाषावाद कहलाता है, जातिवाद कहलाता है। तो इसी बीच हम जो हमारी तीसरी इकाई है उसका जो पहला लेसन है कि भारतीय राजनीति के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उसमें जातिवाद और सांप्रदायिकता का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ध्यान देना, दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको। खंड ब की इकाई 3, कौन सी इकाई है बेटा? 3 का जो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो जो चैप्टर होगा वो होगा अध्याय 1। अब इकाई जो है वो इकाई क्या है? भारतीय राजनीति के समक्ष, भारतीय राजनीति के समक्ष चुनौतियां। क्या है बेटा? भारतीय राजनीति के समक्ष चुनौतियां, ये इकाई हो गई। अब कौन कौन सी चुनौतियां हैं? ठीक है। अब अध्याय, तो अध्याय जो पहला है वो है जातिवाद और सांप्रदायिकता। क्या है बेटा? जातिवाद और सांप्रदायिकता। तो देखिएगा स्टूडेंट, आज जो हम बात करेंगे वो जातिवाद और सांप्रदायिकता में से किसी एक की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम जातिवाद की। किसकी बात करेंगे? जातिवाद की। जातिवाद, ठीक है, कि भारतीय राजनीति के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। अब देखिएगा आप लोग आगे कि भारतीय राजनीति के समक्ष हम पढ़ने जा रहे हैं जातिवाद। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जातिवाद। यहां लिख दीजिए आप जातिवाद, जिसे इंग्लिश में कास्टिज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कास्टिज्म कहा जाता है। किसको? जातिवाद को। तो इंग्लिश में जातिवाद को क्या कहा जाता है बेटा? कास्टिज्म भी कहा जाता है। अब देखिए आप लोग, कास्टिज्म, जातिवाद, क्या क्या हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो हम अध्ययन करेंगे वो आप देखिएगा कि क्या अध्ययन करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा, जातिवाद दोबारा से देख लेना, ये साफ कर रहा हूं मैं। जातिवाद और सांप्रदायिकता, और जातिवाद और सांप्रदायिकता में से हम जो आज अध्ययन करने जा रहे हैं वो अध्ययन हमारा जातिवाद से संबंधित होगा, जिसे इंग्लिश में कास्टिज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कास्टिज्म कहा जाता है। देखिए बेटा, जातिवाद से पहले एक शब्द आता है जाति। कौन सा शब्द आता है? जाति। आप अच्छे से जानते हो कि जाति क्या है, किसे कहते हैं। हमारी भी एक जाति है, और यह जो जात पात कहते हैं ना,
ये सब इंसान को उसके कर्मों के अनुसार मिलते हैं। जाति है इंसान को इंसान के कर्म के अनुसार। देखिए जाति, देखिए बेटा, जाति मान लीजिए एक हिंदी शब्द है और जाति को इंग्लिश में कहते हैं कास्ट। क्या कहते हैं? कास्ट। ठीक है। अब देखिए पुर्तगाली शब्द कौन सा है बेटा? पुर्तगाली। पुर्तगाली। अब ध्यान देना कि जाति इंग्लिश शब्द के कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है। ध्यान देना बेटा, जाति इंग्लिश शब्द कास्ट का हिंदी रूपांतरण है, जो कि पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है। तो इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा? इसका जो बेटा अर्थ होगा वो होगा मत विभेद। क्या अर्थ होगा? मत विभेद या जाति व्यवस्था। सबसे पहली बात पूछेगा कि जाति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो जाति को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? कास्ट कहते हैं। पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है। किससे बना है? कास्टा से बना, जिसका अर्थ क्या होता है? मत विभेद या जाति व्यवस्था। क्या होता है? मत विभेद या जाति व्यवस्था। कई बार पूछ लेता है जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। कई बार पूछ लेता है कि जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो देखिए ग्रेसिया डी ओरेटा, ये बेटा नोट कर लेना, ध्यान रखना। ग्रेसिया डी ओरेटा, तो ग्रेसिया डी ओरेटा ने सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में जाति शब्द का प्रयोग किया था। जाति शब्द का प्रयोग किया था। ध्यान देना स्टूडेंट कि जाति कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है, जिसका अर्थ होता है मत विभेद या जाति व्यवस्था। और जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1665 ईस्वी में ग्रेसिया डी ओरेटा ने किया है। किसने किया है बेटा? ग्रेसिया डी ओरेटा ने किया है। अब इसके अर्थ की बात करते हैं, जाति है क्या। तो देखना, जाति एक सामाजिक संरचना है। जाति क्या है बेटा? एक सामाजिक संरचना है जो अति प्राचीन काल से भारत में प्रचलित है। जाति एक ऐसा समूह होता है जो दूसरे से अपने को अलग मानता है। जाति क्या होता है? जाति एक ऐसा समूह होता है जो दूसरे समूह से अपने समूह को क्या मानता है? अलग मानता है, और जिसमें उनकी अलग एक परिधि होती है। उसी परिधि में वो लोग वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। क्या करते हैं बेटा? वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, और उन्हीं का कोई परंपरागत व्यवसाय भी होता है जाति के अनुरूप। समझ रहे हैं ना आप लोग कि जाति जो शब्द है या जाति की बात करें कि जाति एक समूह होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को अपने से अलग मानता है। एक समूह से दूसरा समूह अपने को अलग मानता है, जिसकी अपनी क्या होती है? एक विशेषता होती है। क्या होती है बेटा? विशेषता होती है, जिसमें वो वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। आपने जो भी परंपरागत व्यवसाय है जाति से संबंधित, देखिए बात करें तो कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो जाति के अनुरूप किए जाते हैं, आप सभी जानते हैं। आगे बात करेंगे जातिवाद। अब बात करेंगे हम जातिवाद की। देखिए बेटा जातिवाद, ध्यान देना, नोट कर लेना इसको। अब देखिए आप जो बात करेंगे वो होगी जातिवाद की। तो जातिवाद क्या है? जातिवाद एक ही जाति के लोगों की वह भावना है। जातिवाद एक ही जाति के लोगों की वह भावना है। एक ही जाति के लोगों की वह भावना है। जातिवाद क्या है? एक ही जाति के लोगों की वह भावना है। ध्यान देना, जो अपनी जाति विशेष की रक्षा के लिए अन्य जातियों की अवहेलना करे। आ गया कि दूसरी जातियों से ज्यादा खुद की जाति को ज्यादा महत्वपूर्ण देना। ठीक है ना? वाद विवाद कि एक ही जाति के लोगों की, जातिवाद एक ही जाति के लोगों की वह भावना है
जो अपनी जाति विशेष की रक्षा के लिए अन्य जातियों की क्या करे, अवहेलना करे और उनका हनन करने के लिए प्रेरित करे। अन्य जातियों का क्या करे, हनन करने के लिए प्रेरित करे। ये क्या कहलाता है बेटा, कास्टिज्म कहलाता है, जातिवाद कहलाता है। दोबारा से सुन लीजिएगा आप लोग कि जातिवाद एक ही जाति के लोगों का, ध्यान देना कि जातिवाद एक ही जाति के लोगों की वह भावना है जो अपनी जाति विशेष की रक्षा के लिए दूसरी जाति विशेष की क्या करे, अवहेलना करे, उनका हनन करे, और यही क्या कहलाती है, जातिवाद कहलाती है। ठीक है ना। अब आगे देखिएगा आप लोग जातिवाद, दूसरा अर्थ देख लीजिएगा जातिवाद का, कि जातिवाद एक जाति के लोगों की वह भावना है जो समाज के हित की, किसके हित की, जो समाज के हित की अपेक्षा अपनी जाति विशेष के हितों की रक्षा के लिए ज्यादा प्रेरित होती है। जो समाज के हितों की रक्षा से भी अलग अपने समाज के हितों की क्या करेगी, वो रक्षा करेगी, अपनी रक्षा के लिए क्या करती है, वो प्रेरित करती है। अर्थात जाति के प्रति उग्र लगाव की भावना को जातिवाद कहते हैं। जाति के प्रति उग्र लगाव की भावना को क्या कहते हैं बेटा, जातिवाद कहते हैं। जाति के प्रति उग्र लगाव की भावना को क्या कहेंगे हम यहाँ, जातिवाद कहते हैं। व्यक्ति जब अपनी जाति के प्रति अत्यधिक लगाव के कारण अपने आप को अन्य जातियों से पूर्णतः अलग समझने की कोशिश करता है तो वो क्या कहलाता है, जातिवाद कहलाता है। अर्थात कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है, जब एक वर्ग पूर्णतः किस पर आधारित होता है, आनुवंशिकता पर आधारित होता है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, जाति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, जाति कह सकते हैं। इसके एक दो अर्थ और है जो आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि जाति के प्रति उग्र लगाव की भावना को जातिवाद कहते हैं। कि व्यक्ति जब अपनी जाति के प्रति अत्यधिक लगाव के कारण अपने आप को अन्य जातियों से पूर्णतः अलग समझने की कोशिश करता है तो वह प्रवृत्ति क्या कहलाती है, जातिवाद कहलाती है। अब जो नेक्स्ट जो आपके टॉपिक है वो है जाति और जातिवाद का स्वरूप। क्या आएगा बेटा, जाति और जातिवाद का स्वरूप। तो देखिए जाति और जातिवाद का क्या स्वरूप होगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जाति और जातिवाद का क्या स्वरूप है। साफ कर देते हैं, जाति और जातिवाद का स्वरूप। जाति और जातिवाद का स्वरूप। जातिवाद का स्वरूप प्राचीन काल में कैसा था। देखिए बेटा, प्राचीन काल में ध्यान देना इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन काल में भारत में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। प्राचीन काल में, कब की बात करें, प्राचीन काल में भारत में क्या व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था विद्यमान थी, वर्ण व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था विद्यमान थी, प्राचीन काल में भारत में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, जिसमें संपूर्ण समाज चार वक्तों में, चार भागों में विभक्त था। वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी जिसमें संपूर्ण समाज कितने भागों में विभक्त था, चार भागों में। चार भाग कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ध्यान देना कि प्राचीन काल में भारत में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी और जिसमें संपूर्ण समाज कितने चरणों में विभक्त था, चार चरणों में विभक्त था, चार भागों में। अब वो चार भाग कौन कौन थे बेटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है ना। और वर्ण व्यवस्था, जो ये वर्ण व्यवस्था है किस पर आधारित थी, वर्ण व्यवस्था कर्म व व्यवसाय के सिद्धांत पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था कर्म व व्यवसाय के सिद्धांत पर आधारित थी। देखिएगा कि प्राचीन काल में भारत में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। वर्ण व्यवस्था को चार चरणों में विभक्त किया गया था। चार चरण कौन कौन से थे,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये जो वर्ण व्यवस्था है ये किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो वर्ण व्यवस्था बेटा कर्म व्यय व्यवसाय के सिद्धांत पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कर्म व्यय व्यवसाय के सिद्धांत पर आधारित थी। ठीक है ना। कालांतर में यह व्यवस्था, तो वर्ण किस पर आधारित थी? कर्म की। जो इनमें से जो भी जिसका वर्ण होगा उसको उसके कर्म के अनुसार क्या करना होगा? व्यवसाय करना होगा। उसको उसके कर्म के अनुसार व्यवसाय करना होगा। ब्राह्मण, अगर किसी व्यक्ति का ब्राह्मण जाति में जन्म हुआ है तो ब्राह्मण जाति के लोग क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, पंडिताई वगैरह करते हैं। क्षत्रिय है तो वो लोग सैनिक बनेंगे, वैश्य है तो व्यापार करेंगे, शूद्र है तो वो इन सभी लोगों के जो निचली जातियां होती हैं, दलित जातियां होती है, वो शूद्र कहलाती हैं। वो इनके कार्य करेंगे, छोटे मोटे जो कार्य होते हैं वो कौन करेंगे? शूद्र लोग। तो 4 वर्णों में लगता, 4 वर्ण कर्म के आधार पर उनके व्यवसाय बटे हुए थे। ठीक है ना, जो आज भी हम कई जगह देखने को मिलते हैं। कालांतर में यह व्यवस्था विभिन्न कारणों से विकृत होकर किस में बदल गई? पहले किस पर आधारित थी? कर्म व व्यवसाय पर। कब? प्राचीन काल में। परंतु कालांतर में यह व्यवस्था किस पर आधारित हो गई? धीरे धीरे जाति में बदल गई। किस में बदल गई बेटा? जाति व्यवस्था में बदल गई, जिसमें वर्ण व्यवस्था कर्म के बजाय जन्म पर आधारित हो गई। तो यहां वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? कर्म पर। और जाति में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है बेटा? जन्म पर। किस पर आधारित है? जन्म पर आधारित है कि वहां तो जैसा व्यक्ति कर्म करेगा उसको उसी अनुरूप जाति मिलेगी, वर्ण मिलेगा। और यहाँ जैसा व्यक्ति जन्म करेगा उसी जिस जाति में जन्म लेगा उसी जाति का वह व्यक्ति कहलाएगा। अर्थात जिसमें वर्ण व्यवस्था कर्म के बजाय किस पर आधारित हो गई? जन्म पर आधारित हो गई, जिसमें आगे चलकर एक बड़ा रूप ले लिया जाति का, जाति विवाद का, जिसने भारत की एकता और अखंडता को गंभीर चुनौती प्रदान की। क्या किया बेटा? जिसने भारत की एकता और अखंडता को एक गंभीर चुनौती प्रदान किए। अंग्रेजों ने इस स्थिति का बहुत लाभ उठाया और भारत के लोगों को भड़काया। उच्च और निम्न वर्ण के लोगों के बीच उन्होंने आपसी वैमनस्य पैदा किया। जो सांप्रदायिकता के दंगे भी भड़काए थे, फूट डालो और राज करो की नीति भी उन लोगों ने अपनाई थी। किन लोगों ने? अंग्रेजों ने। ठीक है ना, क्योंकि बात हम यहाँ उस समय की कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो अब देखिए फिर आप लोग आगे कि यह जो व्यवस्था है, यह जो व्यवस्था है धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। तो अंग्रेजों ने क्या किया? भारत के लोगों को भड़काना चालू कर दिया। अब भारत के लोगों को जब भड़काना चालू कर दिया अंग्रेजों ने, तो आप जैसा कि आप लोग जानते हो भारत के लोग भड़क सकते हैं क्या? नहीं भड़क सकते। तो देखिए बेटा, भारत के लोगों में अंग्रेजों ने क्या किया? भड़काना स्टार्ट कर दिया। तो अंग्रेजों ने जब इनको भड़काना स्टार्ट किया, तो अंग्रेजों द्वारा दलित वर्गों के लिए, किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। तो अंग्रेजों द्वारा जो दलित वर्ग है अर्थात शूद्र जाति के लोग हैं, जैसे अंग्रेजों द्वारा, ये सेंटेंस ध्यान रखना, अंग्रेजों द्वारा दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर दी कि निम्न जाति के लोगों के लिए अलग से चुनाव की व्यवस्था की जाए। किसकी व्यवस्था की जाए? निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, चुनाव की व्यवस्था की जाए। तो ध्यान देना, सुनना कि अंग्रेजों द्वारा दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। किसकी व्यवस्था कर दी गई बेटा? पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। इस पृथक निर्वाचन की जब व्यवस्था की अंग्रेजों ने, तो गांधी जी ने इसका पुरजोर विरोध किया, अर्थात बहुत विरोध किया था। ठीक है ना। तो गांधी जी ने विरोध किया और इसी मुद्दे पर, कौन से मुद्दे पर? पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर महात्मा गांधी और दलितों के सबसे बड़े नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक बैठक हुई, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देना, पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट जिन दो व्यक्तियों के बीच हुआ था वो महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 16 अगस्त
1932 को, ठीक है ना, जिसमें सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था 16 अगस्त 1932 को। पृथक निर्वाचन का जो उद्देश्य था वो हिंदुओं में उच्च एवं निम्न जातियों में क्या करना था बेटा, फूट पैदा करना था। पृथक निर्वाचन का जो उद्देश्य था, ध्यान देना, वो क्या था, पृथक निर्वाचन का उद्देश्य उच्च एवं निम्न जातियों में क्या करना था, फूट पैदा करना था। ये जातिवाद का स्वरूप आता है। फिर देखिए जातिवाद का स्वरूप। जातिवाद सामाजिक और राजनीतिक दो भागों में बटा हुआ था। जातिवाद का जो स्वरूप है, जातिवाद का जो स्वरूप है सामाजिक और राजनीतिक दो भागों में बटा हुआ था। सामाजिक और राजनीतिक, राजनीतिक कह सकते हैं, नीतिक कह सकते हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं। देखिए बेटा, जातिवाद ने जहां एक और विभिन्न समाजों में एकता रहकर उन्हें जोड़ने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर एक जाति से दूसरी जाति के बीच टकराव भी कर दी और इसी सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने का भी कार्य किया है। एक और तो क्या कर रहे हैं, विभिन्न समाजों में एकता कर उन्हें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ क्या करते हैं, जो राजनेता होते हैं, सामाजिक जगह जाते हैं, सामाजिक जातियों के अंदर जाते हैं, क्या करते हैं, उन्हें भड़काते हैं। क्या करते हैं बेटा, उन्हें भड़काते हैं। तो जातिवाद ने जहां एक और विभिन्न समाजों में, ध्यान देना, जातिवाद ने जहां एक और विभिन्न समाजों में एकता कर उन्हें जोड़ने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी ओर एक जाति से दूसरी जाति के बीच टकराव करके सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने का क्या किया है, कार्य किया है। किसको, सामाजिक सद्भावना को। सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने के साथ साथ देखिए कि एक और तो जाति की राजनीति की बात करें, दूसरी ओर उसी जाति को क्या कर रहे हैं, वो लोग भड़का रहे हैं। अब आगे देखिएगा, आगे जो देखेंगे वो है जातिवाद का राजनीतिक स्वरूप। क्या आएगा बेटा, जातिवाद का राजनीतिक स्वरूप। तो देखिए जातिवाद का जो राजनीतिक स्वरूप होगा, दो स्वरूप बताएं, एक सामाजिक है, दूसरा राजनीतिक। नोट्स में आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि बेटा आप लोगों का जो ये स्टैंडर्ड है वीडियो से पढ़ने का, वो आप लोगों का पहली बार है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, तो नो टेंशन, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए जातिवाद का राजनीतिक स्वरूप। जातिवाद के राजनीतिक स्वरूप ने राष्ट्रीय राजनीति पर काफी दुष्परिणाम डाला है। आज जाति आधारित राजनीति का उतर हुआ है। जाति आधारित अर्थात जाति आधारित वोट बैंक की राजनीति ने न केवल समाज को बांटने का काम किया है, बल्कि आपसी द्वेष और अलगाववाद को भी क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। इसमें संविधान आधारित लोकतंत्र की नींव हिलने लगी है। राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जातिवाद को एक हथियार के रूप में काम लिया जाता है। आपने देखा होगा जाति विशेष के ऊपर लोग बाग चुनाव लड़ लेते हैं कि यहाँ मेरी जाति के ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ से मेरा जीतना संभव है। अर्थात कई बार हम देखते हैं निर्वाचन क्षेत्रों में जहाँ पर जिस जाति के लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ पर उस जाति का व्यक्ति ऑटोमेटिकली जीत जाता है। क्या होता है, जीत जाता है। तो ये क्या है, ये लोकतंत्र के नींव हिलने की शुरुआत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता को यह देखना चाहिए कि स्पष्ट और बेदाग छवि का नेता कौन है। तो राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जातिवाद को एक हथियार के रूप में काम लिया जाता है। जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि जाति एक महत्वपूर्ण दल है जो कई प्रकार से राजनीति में अपनी भूमिका अदा करती है। तो ध्यान देना, पूछा जाता है कई बार बोर्ड के एग्जाम में कि किसने कहा है कि जाति एक महत्वपूर्ण दल है। किसने कहा है कि जाति एक महत्वपूर्ण दल है, ठीक है ना, जिसने कई प्रकार की राजनीतिक भूमिका अदा किया। आपको बस ये ध्यान रखना कि जाति एक महत्वपूर्ण दल है। किसने कहा है, जयप्रकाश नारायण ने। किसने कहा है, जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा बेटा, आप जातिवाद के स्वरूप के बाद जो हम आगे देखेंगे वो देखिएगा। जातिवाद के स्वरूप के बाद आपको आगे देखने में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, कि भारतीय राजनीति में जाति की क्या क्या भूमिका है। तो देखिए बेटा, भारतीय राजनीति में जाति की क्या क्या भूमिका है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका।
तो यह जो मैं आपको लेसन पढ़ा रहा हूँ, इसमें जातिवाद के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो अब जो हमारा टॉपिक होगा वो जातिवाद की भूमिका होगा कि भारतीय राजनीति में जातिवाद की क्या क्या भूमिका है। तो भारतीय राजनीति में जातिवाद की जो जो भूमिका है उनका हम अध्ययन करेंगे। देखिए बेटा, भारतीय राजनीति में जातिवाद की भूमिका। जातिवाद की भूमिका, ध्यान देना। पहला जो भारतीय राजनीति में, देखिए कि भारतीय राजनीति में जैसा कि आपको बताया कि भारतीय राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण दल है। किसने कहा है? जयप्रकाश नारायण ने कहा है। और इसमें जाति के आधार पर कुछ निम्न भूमिकाएं दर्शाई गई है, उनका हम यहाँ पॉइंट्स के माध्यम से अध्ययन करेंगे। मैं आपको एक एक पॉइंट्स बताता हूँ, डिटेल्स आपके नोट्स में, फिर भी मैं डिटेल्स आपको और समझा दूंगा, तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। देखिए बेटा, पहला जो कहता है ये कि निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। किसकी भूमिका? जाति की भूमिका। ध्यान देना, पहला पॉइंट है निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका, कि भारत में जाति पर आधारित जो संगठित संगठन है उसकी शासन की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संगठन प्राप्त अपने आरक्षण अधिकार की समय सीमा बढ़ाना चाहती है। जिन जातियों को आरक्षण प्राप्त नहीं हो वो प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है बेटा? आंदोलन कर रही है, ठीक है ना। और जिन जातियों को आरक्षण नहीं मिल रहा वो भी क्या कर रहे हैं? आरक्षण को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, आरक्षण की सूची में लगे हुए हैं। दूसरा है जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का चयन। जातिगत आधार पर, किसके आधार पर? जातिगत आधार पर किसका चयन किया जाता है? जो चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े होते हैं उनका चयन किया जाता है। कि जातिगत आधार पर प्रत्याशी को चयन किस प्रकार किया जाता है? कि राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का चयन करते समय, ध्यान देना, राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का चयन करते समय क्या देखते हैं? जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हैं। किसको ध्यान में रखते हैं? जातिगत समीकरण को। और जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य हो वहां उसी जाति का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ क्या किया जाता है? जातिगत आधार पर जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोग हैं उस जाति के ही चुनाव प्रत्याशी का चयन किया जाता है। तीसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। सेम है, जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। देखिए बेटा, क्या होता है कई बार जहां पर जाति के आधार पर मतदान किया जाता है। मान लीजिए मेरी जाति का कोई व्यक्ति अगर चुनाव में खड़ा होता है तो सीधी सी बात है कि मेरा वोट उसी जाति के व्यक्ति को जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बेटा कि मंत्रिमंडलों के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व। मंत्रिमंडल के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व। कि मंत्रिमंडल में भी क्या किया जाता है बेटा? अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। जातिगत दबाव समूह, जातिगत दबाव समूह। जाति एवं प्रशासन, जाति एवं प्रशासन, ठीक है बेटा। राज्य राजनीति में जाति, राज्य राजनीति में जाति, राज्य राजनीति में जाति। चुनाव प्रचार में जाति का सहारा लिया जाता है। ये सब जातिगत भूमिका के आधार है। चुनाव प्रचार में जाति का सहारा लिया जाता है। एक और आएगा कि जाति के आधार पर राजनीतिक अभियानों का क्या किया जाता है? उदय किया जाता है। किसके आधार पर? जाति के आधार पर, ठीक है ना। तो बेटा भारतीय राजनीति में जातिवाद की जो भूमिकाएं हैं
इन सभी को हमें यहाँ ध्यान से देखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके आपको डेफिनेशन एक एक करके बताई दी जाएगी और बाकी नोट्स में आपके पास सभी उपलब्ध होगी कि भारतीय राजनीति में जातिवाद की क्या क्या भूमिका है। पहले निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका, इन सभी टॉपिक्स पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं भारतीय राजनीति में जातिवाद की क्या क्या भूमिका है, ये सभी भूमिका दर्शाई जाती है। फिर आता है जातिवाद की विशेषताएं। क्या आता है बेटा कि जातिवाद की राजनीति में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए जातिवाद की क्या क्या विशेषता है भारतीय राजनीति में। भारतीय राजनीति में जातिवाद की विशेषताएं देखिए बेटा, भारतीय राजनीति में जाति की विशेषताएं। भारतीय राजनीति में जातिवाद की विशेषताएं। भारतीय राजनीति में जातिवाद की विशेषताएं। देखिए बेटा क्या क्या विशेषताएं होंगी कि जाति राजनीति में निम्न विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो पहली जो विशेषता होगी वो इस प्रकार होगी, ध्यान देना, भारतीय राजनीति कि विभिन्न जातीय संगठनों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ना। विभिन्न राजनीतिक संगठनों में क्या बढ़ना, जातिगत महत्वाकांक्षा बढ़ना। जातिवाद की भावना एवं एकीकरण का बल मिलना। जातिवाद, ध्यान देना बेटा कि जातिवाद की भावना एवं एकीकरण को बल मिलना, की भावना एवं एकीकरण को बल मिलना। दूसरा बेटा जो आएगा कि विभिन्न जातिगत संगठन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा का बढ़ना। विभिन्न राजनीतिक संगठन में, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, जातिवाद की महत्वाकांक्षा बढ़ना। किसकी महत्वाकांक्षा बढ़ना, जातिवाद की महत्वाकांक्षा का बढ़ना। तीसरे कि क्षेत्र विशेष में विशेष जाति का प्रभावशाली एवं शक्तिशाली होना, कि जहां पर आप चुनाव लड़ रहे हो उस क्षेत्र विशेष में तो कम से कम जाति का महत्वपूर्ण होना, बलशाली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जाति एवं राजनीति के संबंध कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं, अर्थात एक जैसे नहीं होते। जाति और राजनीति दोनों अलग अलग है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों गतिशील होते हैं, एक जैसे नहीं होते। जाति का राजनीतिकरण और राजनीति का जातिकरण होना स्वाभाविक है और ये होता रहता है कि जाति का राजनीतिकरण, जाति के आधार पर राजनीति होती है, राजनीति में जाति की भूमिका को दर्शाया जाता है। जातिवाद का सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका जातिवाद का, कि जातिवाद के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष क्या क्या है। तो देखिए बेटा जातिवाद के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष ध्यान दीजिएगा, जातिवाद के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष। जातिवाद के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष। सकारात्मक यहां हम बात करेंगे नकारात्मक। तो इस वीडियो में देखिए जातिवाद और सांप्रदायिकता में हम बेटा आज जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो किसका अध्ययन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जातिवाद। जातिवाद की राजनीति में भूमिका देखी, जातिवाद का राजनीति में पक्ष देखे, उनके दबाव में देखे क्या क्या उनके कारण हैं। अब देख रहे हैं हम जातिवाद के सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। देखिए बेटा सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष क्या क्या होते हैं कि जाति और राजनीति के संबंध में लोगों को एक सूत्र में बांधा है, कि जाति और राजनीति ने लोगों को किस में बांधा है, सकारात्मक पक्ष। जाति और राजनीति ने लोगों को एक सूत्र में बांधा है, अर्थात एक धागे में पिरोया है। नकारात्मक पक्ष क्या कहता है कि विभिन्न जातियों में परस्पर बंधुता और एकता की भावना को हानि पहुंचाई गई है। विभिन्न जातियों ने विभिन्न जातियों में परस्पर बंधुता और एकता की भावना को क्या पहुंचाई है, हानि पहुंचाई। लोगों के अंदर राजनीतिक सक्रियता की भावना उत्पन्न करना। सकारात्मक पक्ष है कि लोगों के अंदर
सकारात्मक राजनीतिक सक्रियता उत्पन्न करना। डी.आर. गाडेल के अनुसार जाति का प्रभाव प्रजातंत्र के विकास में सहायक नहीं है। जातिगत समानता को बढ़ावा मिलना, किसको मिलना है बेटा? जातिगत समानता को बढ़ावा मिलता है। भारतीय लोकतंत्र को बहुसंख्यक तानाशाही का शिकार होने से बचाना। रुडोल्फ ने कहा है कि जाति की राजनीति को मध्य तकरीर को उत्पन्न कर दिया, मतभेदों को उत्पन्न कर दिया। तो ये सकारात्मक और कुछ नकारात्मक पक्ष हैं जिनको मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। देखिए सकारात्मक पक्ष, जाति और राजनीति के संबंध ने लोगों को एकता के सूत्र में क्या किया है बेटा? बांधा है। लोगों में राजनीतिक सक्रियता पैदा की है। क्या की है? लोगों में राजनीतिक सक्रियता पैदा की है। सक्रियता उत्पन्न करना। थर्ड जो पॉइंट होगा, सांस्कृतिक एकता की स्थापना होना। सांस्कृतिक एकता की स्थापना होना। सांस्कृतिक एकता की स्थापना होना। भारतीय लोकतंत्र को बहुसंख्यक तानाशाही का शिकार होने से बचाना। जातिगत समानता को बढ़ावा मिलना। रुडोल्फ के अनुसार जाति की राजनीति ने जातियों के मध्य मतभेदों को क्या किया है बेटा? कम किया है। नकारात्मक पक्ष क्या क्या कहते हैं कि विभिन्न जातियों में परस्पर बंधुता और एकता की भावना को हानि पहुंचाना। विभिन्न जातियों में, जाति चाहे कोई भी हो, परस्पर बंधुता की भावना को हानि पहुंचाना। दूसरा क्या कहता है ये? दूसरा कहता है कि समाज में संघर्ष और अशांति का उदय होता है। ये भी नकारात्मक पक्ष है कि समाज में संघर्ष और अशांति का उदय, संघर्ष और अशांति का उदय होता है। चुनाव में योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा होती है। जाति के आधार पर राजनीति दिलाने काम करने का निर्णय लिया जाता है। तो ये जाति के सकारात्मक और कुछ नकारात्मक पक्ष होते हैं। कहा जाता है कि आधुनिक भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव कैंसर एवं एड्स जैसे भयंकर रोगों की तरह सर्वत्र फैल गया है। कि जो जातिवाद है वो एड्स और कैंसर के जैसे भयंकर रोगों की तरह चारों ओर फैल गया है, जिसका निदान असंभव है। इसलिए भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का मूल्यांकन करना अत्यंत जटिल कार्य है। यह केवल व्यक्ति के बीच खाई ही पैदा नहीं करती, अपितु राष्ट्रीय एकता के मार्ग में भी बाधा उत्पन्न कर रही है। क्या बेटा? जाति। आज राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा जातिगत हितों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। देखिए मैंने कहा था कि जातिवाद, राष्ट्रीय हित से भी ज्यादा किसको महत्व दिया जा रहा है? जातिवाद। राष्ट्रीय हित से भी ज्यादा किसको महत्व दिया जा रहा है? यहाँ जातिवाद को महत्व दिया जा रहा है। कि जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद की जब लोग अपने देश से भी ज़्यादा अपने जाति, क्षेत्र और भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं तो जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद का रूप ले लेती है, कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आज हमारा जो टॉपिक था जातिवाद, ध्यान से वीडियो को समझना। नोट्स आपके पास उपलब्ध हैं, पहले नोट्स पढ़ना, उसके बाद आप लोग वीडियो देखना। नोट्स और वीडियो देखने के बाद ये चैप्टर आपको जरूर समझ में आएगा। बुक है तो और भी अच्छी बात है, आप लोग बुक को पढ़िए। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो आज का हमारा जो टॉपिक था जातिवाद, नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो सांप्रदायिकता से संबंधित होगी। किससे संबंधित होगी? सांप्रदायिकता से। एक चैप्टर के हम यहाँ 2 वीडियो बना रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, धन्यवाद।